हेलो एवरीवन। बच्चे आज हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो पहले एक पार्ट कंप्लीट किया था जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा था हमने, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा जैसे एल्बिनेरिया है, प्रेजेंस ऑफ एल्बुमिन इन प्रोटीन्स, केटोनेरिया प्रेजेंस ऑफ केटोन बॉडीज इन यूरिन, हीमेटोरिया दैट इज़ अ प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन। कुछ टर्मिनोलॉजी है ये आप लोगों को खुद से पढ़ लेनी है यहाँ पे। जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस कंसिस्ट ऑफ, जैसे जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस है, ठीक है। तो ये क्या होता है? सबसे पहले जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो होता है इसको हम बोलते हैं 1, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे 1 + 2 + 3, ठीक है बच्चे। 1 + 2 + 3 का मतलब होता है जैसे इसमें मैकुला डेंसा सेल होते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं और लेस्ची सेल्स होते हैं। लेस्ची सेल्स का अभी तक कोई फंक्शंस अननोन है, ठीक है। लेस्ची सेल्स का अननोन फंक्शन है। डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड विच इंटर द ग्लोमेरुलस फ्रॉम एफरिएंट आर्टरियल, ठीक है। थोड़ा सा एनसीईआरटी ने बताया है, देयर इज ए डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, लेस्ची सेल्स एंड मैसेज टू मैकुला डेंसा, ठीक है, एंड जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स फॉर द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ रेनिन हेल्प इन इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर, ठीक है बच्चे। तो बेसिकली ये जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स का फंक्शन है, ठीक है। लेस्ची सेल्स का कोई इतना रोल नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, दैट इज़ अ मैकुला डेंसा सेल्स। अब देखिए मैकुला डेंसा सेल्स क्या करते हैं, दे सेक्रेट रेनिन, ठीक है। और लेस्ची सेल्स आप लोगों को दिख रहे हैं यहाँ पर, ये लेस्ची सेल्स होते हैं, ठीक है। और मैकुला डेंसा सेल्स जो होते हैं सिंपल कोलुमनर एपिथेलियल सेल्स होते हैं डीसीटी रीजन्स में, दे डिटेक्ट सोडियम लेवल इन ब्लड, राइट। और ये डायग्राम से आप लोग इसको अच्छे से देख लें, राइट। एक प्रोसेस है आपके सामने बेटा, ये वाला जो प्रोसेस है आप लोगों ने इसको कैसे पढ़ना है, आप लोग थोड़ा अच्छे से देखें इसको। बच्चों ये एक मैकेनिज़्म है, इसको हम लोग रास मैकेनिज़्म भी बोलते हैं, मतलब ऑटो रेगुलेशन इन किडनी में कैसे चलता है आप लोग देख सकते हैं। रास मैकेनिज्म स्टैंड्स फॉर रेनिन एंजियोटेंसिनोजेंस एल्डोस्टेरोन सिस्टम, यहाँ पर देखिए दैट इज़ अ रास मैकेनिज्म। अब इसमें आपने क्या देखना है, जब ब्लड प्रेशर कम होता है ना, व्हेन ब्लड प्रेशर लो, तो क्या होगा, इट इज़ डिटेक्टेड बाय मैकुला डेंसा। कौन डिटेक्ट करेगा, मैकुला डेंसा डिटेक्ट करेगा, ठीक है। और मैकुला डेंसा जब डिटेक्ट करेगा, जिसको हम जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस भी बोल सकते हैं, और वो सिक्रीट करेगा रेनिन, ठीक है। क्या करेगा, सिक्रीट करेगा रेनिन। और रेनिन एंजियोटेंसिन जो होगा वो ब्लड के द्वारा एंजियोटेंसिन में पहुंचेगा। एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन्स जो होगी वो ब्लड के द्वारा आगे जाएगी। कौन प्रोड्यूस करेगा उसको, लिवर। एंजियोटेंसिनोजन से क्या बनेगा, इनएक्टिव से एक्टिव प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन 1, ठीक है। इसको हम वैसो कंस्ट्रिक्टर भी बोल सकते हैं, लेस स्ट्रेंथ होती है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बनता है, एंजियोटेंसिनोजेंस कन्वर्ट होता है किसमें, एंजियोटेंसिनोजन 2 में, ठीक है बेटा। एंजियोटेंसिनोजन 2 में कन्वर्ट होगा, बट लंग से एंजियोटेंसिनोजेंस कन्वर्टिंग एंजाइम जो होगा वो रिलीज करेगा एंजियोटेंसिनो 1 को 2 में, ठीक है बच्चे। और ये फिर किसको, ये इफेक्ट शो करेगा, एंजियोटेंसिनोजन इफेक्ट शो करेगा हाइपोथैलेमस पे, ब्लड वेसल्स पे और एड्रिनल कॉर्टेक्स पे। ये प्रोसेस कब चलता है, जब ब्लड प्रेशर लो होता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, जैसे हाइपोथैलेमस जो होता है ना, ड्रिंकिंग सेंटर एक्टिवेट करता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, ठीक है। और वाटर हम जब ज़्यादा पिएंगे तो ब्लड प्रेशर जो होगा हमारा नॉर्मल होगा। ब्लड वेसल्स क्या करेगा, वेसो कंस्ट्रिक्शन। ब्लड वेसल्स जो होगा, जब ब्लड वेसल्स पे इफेक्ट शो करेगा तो ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करना शुरू कर देगा, मतलब ब्लड वेसल्स में पानी ज़्यादा हो जाएगा। मानो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, पानी की सेंटर को एक्टिवेट करेगा, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे, ब्लड वेसल्स में क्या हो जाएगा, फ्लो बढ़ जाएगा और ब्लड वेसल की स्पेस कम होगी, दैट इज़ अ वेसो कंस्ट्रिक्शन। और ब्लड प्रेशर जो है हमारा कब नॉर्मल होगा, जब एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस करेगा, और एल्डोस्टेरोन क्या रिलीज करेगा, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा डीसीटी एंड सीटी रीजन्स में। नेचुरली वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगी और ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, वेन एवर द ब्लड प्रेशर रीचेज इट्स नॉर्मल लेवल एंड हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम ऑरिकुलर ऑफ हार्ट, दिस हार्मोन इज नोन एज ANF, आर्ट्रियोनिट्रिक इफेक्ट फैक्टर, ठीक है। आर्ट्रियल निट्रियूट्रिक फैक्टर ANF इनहिबिट द सेक्रेशन ऑफ रेनिन, हेल्प इन मेंटेनिंग द कांस्टेंट ब्लड प्रेशर।
ठीक है बच्चे, तो ये प्रोसेस भी आपको पता होना चाहिए। इसमें देखेंगे बच्चे मायोजेनिक मैकेनिज़्म क्या होता है, जैसे मस्कुलर कंट्रैक्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर, जैसे फर्स्ट पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से देखिए फर्स्ट पॉइंट आप लोग फाइंड आउट करेंगे। इसमें ये सेकंड है, यहाँ से फर्स्ट होगा, ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हुआ फिर क्या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी इंक्रीज़ होगी, फिर उसके बाद लॉस ऑफ वाटर इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, मायोजेनिक मैकेनिज़्म। फिर उसके बाद क्या होगा, मस्कुलर कंट्रैक्शन इंक्रीज़ होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है, फिर रिडक्शन इन डायमीटर, देखो डायमीटर ज़्यादा हो जाएंगे, जो डायमीटर जो होंगे उनमें रिडक्शन आएगी, कम हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, सिक्स स्टेप क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑल्सो डिक्रीज़। बात समझ में आई। मायोजेनिक मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। मैमल्स हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस concentrated urines. The loop of Henle and Vassar recta play important role in this mechanisms. The flow of filtrate in the two limbs of loop, hence it is opposite direction from counter current mechanism. बच्चे आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे हमारे पास नेफ्रॉन की एक डायग्राम होती है, ठीक है, तो एक में क्या करता है, दोनों साइड एक डिसेंडिंग या डिसेंडिंग कोलॉन्स में फिल्ट्रेट फ्लो करता है, तो उसके अपोजिट फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म बेसिकली क्या हेल्प करती है, हमें एक प्रेशर मेंटेन करने में भी हेल्प करती है और आयंस को क्या करती है, रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। द फ्लो ऑफ थ्रू टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा एंड आल्सो काउंटर करंट पैटर्न। द proximity between the loop of Henle and vasa recta as well as counter current pattern help in maintaining and increasing the osmolarity toward the inner medulla interteams from 300 milli osmolarity per liter to 1200 milliliter osmolarity per liter। आपने याद रखना है कि 300 ml osmolarity per liter जो है वो नॉर्मल होता है इन इनर मेडुला। दिस gradient is maintained by the sodium chloride and urea. There are two aspects of counter current mechanisms. आप लोग देखिए काउंटर करंट मल्टीप्लायर होता है, मतलब the more the absorption of NaCl from ascending loop of Henle, the more the reabsorption of water take place in descending loop of Henle. Thus more concentration nephric filtrate enter ascending loop of Henle from descending loop of Henle. दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये बच्चे बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है। अपोजिट फ्लो जो होता है फिल्ट्रेट का उसको काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। देखो जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर बाहर जा रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है, तो ये है कौन सा, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सोडियम बाहर जा रहा है, तो वाटर के लिए परमिएबल है, तो ये मतलब अपोजिट फ्लो हो गया। यहाँ पे वाटर बाहर जा रहा है, यहाँ पे वाटर अंदर आ रहा है, यहाँ पे सोडियम बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे सोडियम कंजर्व किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका एनसीईआरटी से देख सकते हैं। काउंटर करंट एक्सचेंज, द साल्ट एब्जॉर्ब फ्रॉम द असेंडिंग लिम्ब, hence it is reabsorbed by descending limb of vasa recta and the water absorbed from the descending loop of Henle is reabsorbed by the ascending limb of vasa recta. During this exchange some part of salt and water is left behind the interstitial part of medulla. It maintain osmolarity. This exchange is called counter current exchange. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है बच्चे थोड़ा, ठीक है। ये वाला है, यहाँ पर साल्ट और वाटर एक्सचेंज हो रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर करंट एक्सचेंज। और वहाँ पर क्या होगा, सोल्यूट एंड वाटर, जिसको हम बोलते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर, ठीक है बेटा। ऑस्मो रेगुलेशन बाय किडनी, ये थोड़े से पॉइंट आपने याद रखने इसमें। ऑस्मो रेगुलेशन बाय किडनी, कलेक्शन ऑफ साइटोन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर, collection of cyton with peripheral nervous system by ganglia, collection of axon in CNS that is tract, collection of axon in peripheral nervous systems that is known as nerve, ठीक है। तो ये मैसेज कलेक्शन है, आप लोग थोड़ा इसको देखें प्रोसेस को पूरे को, क्या है ये, ठीक है बच्चे। ये क्या हमारा, ये हमारा
हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है। एडीएच कहाँ सेक्रेट होता है? एडीएच जो होता है वो कलेक्टिंग डक्ट में सेक्रेट होता है। डीसीटी रीजन्स में हमारा एडीएच सेक्रेट होता है, राइट। डिसऑर्डर ऑफ किडनीज, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं थोड़े से, आपने देखना है। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस। इट लीड्स टू पायरिया एंड प्रोटोनीरिया, हेमेटोरिया, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। किडनी स्टोन, कैलकुलाई, फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन एट एनी पार्ट ऑफ यूरिन, जेनिटल ट्रैक्ट, किडनी, ठीक है। स्टोन्स आर मोड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड एंड कैल्शियम ऑक्सलेट डिपॉजिट होने से किडनी स्टोन बनती है। क्लियर है बच्चे? देन एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग, मेल यूरोजेनिटल सिस्टम एंड फीमेल एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थोड़ा सा फ्रॉग का भी देख लो, जैसे हमारे सिलेबस में तो है नहीं है, बट थोड़ा सा इधर से अगर पूछ लें वो तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए एक्सक्रीशन फ्रॉग में। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये क्या है इसके पास? किडनीज, ठीक है। ये किडनी है, यहाँ पर भी किडनी है, पेयर किडनी होती है, और उस पर क्या एड्रीनल ग्लैंड भी प्रेजेंट है, और मिजोकम होगी किडनी, है ना। टेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, बिडर केनाल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिडर केनाल जो होती है स्पर्म ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो फ्रॉग में प्रेजेंट होती है, और यूरेटर, ठीक है। स्पर्म ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन्स, कोलेकल अपर्चर्स, यूरिन्स एंड फीकल मैटर, ठीक है। दोनों एक ही वे से पास होंगे। ये कोलेका आ गया, ये रेक्टम आ गया, और ये इसका यूरिनरी ब्लेडर, राइट। अब आप लोग देखेंगे फीमेल एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल एक्सक्रीटरी सिस्टम आप लोग यहाँ पर देखें, ये आ गया, ये किडनी आ गई, और इस पे हमारे पास क्या होता है? एड्रीनल ग्लैंड, राइट। और ये आ गया इसका यूरेटर, ठीक है। ये कोलेकल अपर्चर, दैट इज़ रेक्टम, ठीक है, एंड दैट इज़ कोलेकल अपर्चर क्या होता है? फीकल मैटर ब्रीडिंग, ठीक है। फीकल मैटर, अच्छा, ओवा ब्रीडिंग सीजन्स एंड यूरिन फॉर्मेशन फ्रॉम द कोलेकल अपर्चर। ये पॉइंट आपको याद रखनी है, ठीक है बच्चे। ये आगे इसकी फ्लोपिन ट्यूब्स जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी प्रेजेंट होती है, और ये ओवरीज है, ठीक है बच्चे। ये क्या है? ये ओवरीज, दैट इज ओवरी, ठीक है। अब ह्यूमंस, ये यूरिनरी ब्लैडर आ गया। अब इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखना है। डिफरेंस इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग, राइट। डिफरेंस इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग एंड ह्यूमंस। अब देखो, जैसे ह्यूमन में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है वो यूरिया होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। जैसे हमारे पास जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं वो कितने होते हैं बच्चे? जैसे मैं आपको बता दूं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे ह्यूमन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ह्यूमन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो हैं वो हमारे पास अमोनिया, ठीक है, यूरिया। ह्यूमन की जगह हम लोग लिख सकते हैं नाइट्रोजनियस वेस्ट, N2 excretory product, nitrogenous waste, excretory product in the form of ammonia, in the form of urea and in the form of uric acid, ठीक है बच्चे। अब अमोनिया जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स में एक्सक्रीट होता है। जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे उनकी बॉडी एक्सक्रीट करेगी अमोनिया, और यूरिया टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, और यूरिक एसिड टेरेस्ट्रियल, एंड सम
एक्वेटिक। जैसे बच्चे अमोनिया को बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए विच इज़ हाईली टॉक्सिक, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। ऐसे हम अमोनिया को बॉडी से एक्सक्रीट ही नहीं कर सकते। अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, मतलब मैक्सिमम वाटर। इन ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए होता है, मैक्सिमम वाटर चाहिए होता है अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए। और क्या चाहिए, विच इज़ अ मोस्ट टॉक्सिक, है क्या ये मोस्ट टॉक्सिक भी है, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब बहुत स्लोली सॉल्युबल होती है, रेडियली सॉल्युबल, ठीक। और जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से अमोनिया एक्सक्रीट होता है एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उनको हम बोलते हैं इम्यूनोटेलिजम्स। क्या बोलते हैं, इम्यूनोटेलिजम्स, इम्यूनोटेलिजम्स, ठीक है बच्चे। फिर बोलता है जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी यूरिया एक्सक्रीट करती है, तो उनको हम लोग सबसे पहले क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिजम्स। यूरियोटेलिजम्स, ठीक है। इसमें आते हैं एम्फीबियंस, मैराइन फिशेस, समझ आ रही बात। और इनको वाटर कितना चाहिए होता है, मॉडरेट अमाउंट वाटर चाहिए होता है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू एक्सक्रीट द यूरिया, ठीक है। और क्या चाहिए, इसमें टॉक्सिक भी बहुत कम होता है, मॉडरेट टॉक्सिक होगा इसमें, मॉडरेट टॉक्सिक होगा, ठीक है बच्चे। और यूरिकोटेलिक मतलब यूरिक, जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी यूरिक एसिड एक्सक्रीट करती है उनको हम क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक। क्या बोलेंगे, यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है। यूरिकोटेलिजम्स भी बोल सकते हैं। यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, लीस्ट टॉक्सिक होता है और लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है, जैसे बर्ड्स एग्जांपल होती है इसकी, ठीक है। जो यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स क्या आएंगे, बर्ड्स, ठीक है। अमोनिया में कौन सी, बोनी फिशेस, मैराइन फिशेस आएंगी यूरिकोटेलिजम्स में। और यूरिक एसिड में क्या आएंगे, बर्ड्स, ठीक है। तो ये है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। और भी जैसे अमोनिया, यूरिया और हमने यूरिक एसिड देखा है ना, बाकी और भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना बच्चे, बट हम लोग सिर्फ ये 3 ही देखते हैं, ठीक है। बाकी भी होती है, क्रिटेनाइन होती है, क्रिटाइन्स होती है, TMAO होता है, ट्राईमेथाइलमाइन ऑक्साइड, हिप्यूरिक एसिड होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ग्यूनो होता है जो बर्ड्स में होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं। अच्छा, कुछ कभी कभी ना क्वेश्चन पूछ दिया जाता है बेटा, आपने ये भी ध्यान रखना है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं वो, जैसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स से आपको ध्यान रखना है। एक्सक्रीटरी आर्गन्स जो होते हैं, जैसे एक्सक्रीटरी आर्गन हमारे पास क्या होते हैं, आप लोग ध्यान रख सकते हो। एक्सक्रीटरी आर्गन जैसे फाइलम पॉरीफिरा, जैसे पॉरीफिरा है, पॉरीफिरा आ गया, सिलियन ट्रेटा हो गया, या फाइलम टिनोफोरा, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो इन तीनों में कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं है जिससे एक्सक्रीट कर पाएँ इनके पास, इनको ये जर्नल बॉडी सरफेस से एक्सक्रीट करते हैं, जर्नल बॉडी सरफेस से एक्सक्रीट करेंगे, ठीक है बच्चे, थ्रू डिफ्यूजन्स, थ्रू डिफ्यूजन्स एक्सक्रीट करेंगे। इक्वेटिक हैं तो अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे, नो स्पेशल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन देयर। अच्छा, जैसे प्लेटीहेलमिन्थस हो गया, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस, ठीक है। तो प्लेटीहेलमिन्थस में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या है, फ्लेम सेल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। प्लेटीहेलमिन्थस में कौन से सेल्स, या आप इनको बोल सकते हो सोलिनोसाइड सेल, सोलिनोसाइड सेल्स विच हेल्प इन एक्सक्रीशन। एस्कीहेलमिन्थस, थोड़ा सा एक माइंड मैप बना के रखें, याद रखें थोड़ा सा, ठीक है। एस्कीहेलमिन्थस में रिनेट सेल्स होते हैं, एक क्वेश्चन इनमें से आना ही होता है, थोड़ा ध्यान रखें सभी। रिनेट सेल्स हेल्प इन एक्सक्रीशंस। देन एनेलिडा, फाइलम एनेलिडा, फाइलम एनेलिडा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो होता है वो क्या होता है, नेफ्रीडिया, ठीक है। एंड देन आर्थ्रोपोडा में
आर्थ्रोपोडा में 3 इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स होते हैं। पहला जो है हमारे पास कॉक्सल ग्लैंड विच हेल्प इन एक्सक्रीशंस। सेकेंड हमारे पास है ग्रीन ग्लैंड या एंटीना ग्लैंड बोल सकते हैं, एंटीना ग्लैंड, ठीक है। और मालपिजियम ट्यूब्यूल्स थर्ड। विच हेल्प इन एक्सक्रीशन, विच फाइलम, आर्थ्रोपोडा। फिर उसके बाद हमारे पास आता है जैसे मोलस्क हो गया। मोलस्क के पास क्या है, किडनी, ऑर्गन ऑफ भोज एनस एंड केबर्स ऑर्गन एंड केबर्स ऑर्गन, ये याद रखना बेटा, ठीक है। एकाइनोडर्मेटा में नो स्पेशल स्ट्रक्चर, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। एकाइनोडर्मेटा में कोई ऐसा स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। तो इसके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है जिससे वो एक्सक्रीट कर पाए, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा कुछ इम्पोर्टेंट पोर्शन था इसका, ठीक है। तो हमने सारा 1 बाय 1 करके समझ लिया। आप लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से लेके कंप्लीट एंड तक, काउंटर करंट मैकेनिज्म्स तक आप लोग अच्छे से एनसीईआरटी रिवाइज करें तो आपके क्वेश्चंस भी निकल जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो मैंने इसमें ऑलरेडी डिस्कस किए हैं बच्चे, उनको एक बार फिर से आप लोग रिकॉल कर लो। जो इसमें बीच में क्वेश्चंस हमने देखे थे, क्या क्या क्वेश्चंस थे, तो थोड़ा पूरा ये नोट्स रिवाइज कर लो, इसमें से क्वेश्चन निकल जाएंगे। डिसऑर्डर भी देखें इसके, जो डिसऑर्डर इसके पूछे गए, जो डिजीज़ एक्सक्रीटरी के एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर हैं, तो वो भी देखें। थैंक यू बेटा, थैंक यू क्लास।